हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में यहाँ श्रिंकेज लिमिट तक का डिस्कशन कर लिए थे। अब हम लोग अभी तक पढ़ क्या लिए हैं? एटरबर्ग लिमिट्स के बारे में। एटरबर्ग लिमिट्स। अब एटरबर्ग लिमिट्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़े। लिक्विड लिमिट, दूसरा टॉपिक है प्लास्टिक लिमिट और तीसरा टॉपिक है श्रिंकेज लिमिट। अब इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले ही हो चुकी थी, इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। और इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पहला 3 था ये हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब चौथा आता है आपका इसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें टर्म्स आती हैं। उसके बाद फिर आपका आएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, डिफरेंट चैप्टर हो जाता है, आपके इसी यूनिट में इंक्लूडेड है वो। तो हम लोग लगभग आज का लेक्चर और कल वाला लेक्चर, 2 लेक्चर में आपका यूनिट 2 मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर एक लेक्चर हम रखेंगे, वो होगा आपका न्यूमेरिकल का। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका वो सारा नोट्स अभी क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो प्रिपेयर करके 2-4 दिनों में वो अपडेट हो जाएगा। जब तक के लिए आपका हम लोग यूनिट नंबर 3 पे बढ़ जाएंगे। थ्योरी हम लोग पढ़ते रहेंगे, बीच में आप चेक करेंगे तो आपका लेक्चर जो होगा वो आपका न्यूमेरिकल वाला अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी मेन है कि सारा थ्योरी का नोट्स सारा प्रिपेयर्ड है, तो पहले थ्योरी ही पढ़ाते रहते हैं, अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोग थ्योरी का नॉलेज लेते रहें। और फिर जब तक आप शायद इस लेक्चर के एंड तक पहुंचेंगे, जब तक आप ये वाला लेक्चर देख रहे होंगे, आपको वो दूसरा वाला लेक्चर भी आपका अपलोड हो चुका होगा, न्यूमेरिकल वाला। तो आपका यूनिट नंबर 2 वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ लिए। अटरबर्ग लिमिट्स क्या होते हैं? वो 3 होते हैं। वो अटरबर्ग नाम क्यों पड़ा? रहते हैं वो कंसिस्टेंसी के लिमिट्स, लेकिन उसमें क्योंकि साइंटिस्ट उनको अटरबर्ग ने फाउंड किया था, स्वीडन के साइंटिस्ट थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया अटरबर्ग लिमिट्स। आज हम लोगों का पहला जो टॉपिक है, जो 4th हम लोगों का इंडेक्स प्रॉपर्टी है, वो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आपको प्लास्टिक लिमिट के बारे में पता चला, इस ग्राफ को याद रख लेना है एक तो, क्योंकि ये ग्राफ आपको आगे के पूरे लाइफ में काम ही आने वाला है। इस ग्राफ को बस याद रखना है, इसके अंदर ये लिमिट्स याद रखने हैं। इतने क्वेश्चंस आप देखेंगे अपने आगे लाइफ में कि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ये है आपका श्रिंकेज लिमिट, ये है आपका प्लास्टिक लिमिट, ये है आपका लिक्विड लिमिट। आप पढ़े हैं अभी इसको 1, इसको 2 और इसको 3, इस तरह से आप इन तीनों को पढ़े हैं। इस डायग्राम को याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि वो कौन सा लिमिट है वाटर कंटेंट का जिसपे हम 3 mm का थ्रेड बनाते हैं और उसमें क्रम्बल आ जाता है, वो कौन सा है? प्लास्टिक लिमिट है। आपको पता है, हम लोग अभी लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे। वो पूछ देगा कि वो कौन से जोन में सॉयल आपका प्लास्टिक रहता है। तो जहाँ लिक्विड लिमिट से कम वाटर कंटेंट होगा, प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, उस जोन में जो भी वाटर कंटेंट होगा उस पर आपका सॉयल कैसा बिहेव करेगा? प्लास्टिक बिहेव करेगा। इसके बाद जितना भी लिक्विड लिमिट के बाद वाटर कंटेंट होगा उस पर आपका सॉयल लिक्विड बिहेव करेगा। इस श्रिंकेज लिमिट से नीचे जितना भी वाटर कंटेंट होगा 0 तक में, उसमें आपके सॉइल में कोई भी वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा। अब कई बार उसका रीज़न पूछ लेता है कि ऐसा क्यों होगा, तो क्योंकि जो वाटर कंटेंट अवेलेबल है यहाँ, 1% हो 2% हो, जो भी अवेलेबल है, वो इन सॉइल मास के अंदर में जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स को जा करके फिल कर रहा है। इसीलिए जितना वॉल्यूम पहले था, भले उसमें एयर था, अभी भी वॉल्यूम उतना ही है, बस उस एयर की जगह पे वाटर होता जा रहा है। ठीक है, ये सारा रीज़न हो गया। और उसके बाद बोलेगा कि कौन सा वो जोन है जहाँ पे आपका सॉयल वॉल्यूम चेंज करना, कौन सा लिमिट है जिस पे वॉल्यूम चेंज करना शुरू करता है। तो श्रिंकेज लिमिट वो पॉइंट है जिसके बाद आपका ये जो वॉल्यूम आप यहाँ देख रहे हैं, ये वॉल्यूम आपका यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल है। इस तरह से आपका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा पानी ऐड करने पर। ये सारा इसका स्टोरी था। अब ये पॉइंट्स के बारे में आप पढ़ लिए, पॉइंट्स हो गया आपका लिमिट। अब इस जोन की बारे में बात होगी। अब जो आप ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स देख रहे हैं, एक्चुअली ये आपको इस जोन के बारे में बात करने जा रहा है। अब एकदम बिल्कुल बाय डेफिनेशन, अब इसको हमेशा के लिए याद नहीं कर लेना है कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होगा। उसके बाद अगर आपका कोई कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगा तो प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट होगा। ऐसा नहीं कर देना है, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है, नाम पे नहीं जाना है कि प्लास्टिक लिमिट है, लिक्विड लिमिट है। अब मान लीजिए लिक्विड लिमिट होगा तो पता चला कि आप लिक्विड लिमिट में क्या किए कि कोई वाटर कंटेंट माइनस लिक्विड लिमिट वाला वाटर कंटेंट कर दिए, ऐसा नहीं होगा। इस वाले में भले ही आपको लगेगा इसका डेफिनेशन देख करके प्लास्टिसिटी इंडेक्स का कि ये लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, इसके पीछे अपना इसका थ्योरी रहा होगा जब साइंटिस्ट उसका रिसर्च किए। आपको जब लास्ट वाले क्लास में आप टेस्ट पढ़े तो आपको पता था कि लिक्विड प्लास्टिक लिमिट निकालने वाला जो टेस्ट है वो सबसे ईजिएस्ट टेस्ट था। वाटर कंटेंट निकालो और उसका एवरेज ले लो, वही आपका प्लास्टिक लिमिट होगा।
तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला रहेगा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू ये वाला जोन की बात हो रही है। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे कभी इस जोन की बात होगी तो उस जोन में फिर उसके फॉर्मूला को इसी तरह से याद नहीं रख लेना है कि ऐसा ही होगा, सिर्फ प्लास्टिक लिमिट में फॉर्मूला ऐसा होगा आपका। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप पहले पढ़ रहे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दिखा कि आई पी इजकल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, वैसे ही दिमाग में आ जाएगा कि उसी तरह से आई एल पूछेगा, उसी तरह से आई सी पूछेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है सेम होगा। आगे देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बनता है। अब इसका डेफिनेशन क्या है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का? वो जोन जिसमें आपका सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, उसका जो वाटर कंटेंट का जो वैल्यू है उस जोन में, वो कहलाता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब इससे क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स से कि अगर कोई सॉइल आपका यहां पे लाई कर रहा है और कोई सॉइल आपका यहां पे लाई कर रहा है, दोनों ही प्लास्टिक है, लेकिन दोनों प्लास्टिक के अंदर में होते हुए भी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। कोई जस्ट प्लास्टिक हुआ है और कोई लिक्विड लिमिट से जस्ट पहले वाला प्लास्टिक है, तो दोनों के प्लास्टिसिटी में फ़र्क होगा। तो अब अगर आपको ये जोन आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने में इतना छोटा लग रहा होगा, एक्चुअल लाइफ में हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ग्राफ आपका बना होगा, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये तो चार्ट जो होता है ये तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्चुअल में कितने वाटर कंटेंट के बीच का ये गैप है। हो सकता है यहाँ 60% हो और यहाँ 30% हो, तो 30% का बीच में ये गैप हो सकता है। ये गैप कम नहीं होता है, ये 2% 5% का गैप नहीं है कि क्या ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इस जोन के अंदर में अगर हमको जानना है कि बात हो गई कि अब प्लास्टिक जोन के अंदर में लाई करता है, आप आ गए कि चलो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर में अगर पूछा जाएगा कि सॉइल का एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन बताइए कि सॉइल आपका कैसा प्लास्टिक है, मीडियम प्लास्टिक है कि हाई प्लास्टिक है कि आपका बहुत ही हाई प्लास्टिक है, अलग अलग कंडीशंस आपको होंगे जब हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ये चीज़ एग्ज़ाम में कई बार क्या करता है कि आपके एसबीटी में भी और आपके एईजेई के लेवल पे भी, यहाँ तक कि ये गेट के लेवल पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे गेट का तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कुछ कंडीशंस बता दिया है, लिक्विड लिमिट का वैल्यू बता दिया। गेट में क्या करता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल देता है, आपको क्या करेगा प्लास्टिक लिमिट वाले का वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा और उसका वही आपको 4 वाटर कंटेंट बता देगा, तो एवरेज करके प्लास्टिक लिमिट निकल जाएगा। लिक्विड लिमिट आपको डायरेक्ट बता देगा। अब इसमें क्या होगा कि आप उसको माइनस किए, माइनस करके आपको एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू मिल गया। आपको प्लास्टिक लिमिट, अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू मिला, उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका सॉइल जो है वो लाई कर गया, मान लीजिए आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसके अंदर में लाई कर गया। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गेट में ऑप्शंस आपको दिया रहेगा स्लाइट, लो, मीडियम और हाई, और आपका निकल करके क्या आने वाला है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मान लीजिए आपका निकल करके आया 10 से 20 के बीच में 16% निकल करके आया। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 16% जो निकल के आया और आपको आंसर आ चुका है 16% करेक्ट है वो, लेकिन आप उसको, ये टेबल आपको याद नहीं है, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये 16% किस में लाई करता है। आपको मान लीजिए याद आ रहा है कि लो में लाई करता है, वहाँ पे गलती करवा देता है वो आपसे। एसबीटी और एसएससी में ऐसा नहीं करेगा। एसबीटी और एसएससी में सिंपल सा चीज़ पूछेगा कि आपका, या तो पूछ देगा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 5 to 10 के बीच में है, सॉइल कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको ये टेबल वैसे भी याद रखना है हाल में। एसबीटी में क्या कर सकता है, डायरेक्टली आपको बोल सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि लिक्विड लिमिट का, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो WL माइनस WP होता है। या तो आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि आपको एक सॉइल है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 1 to 5 है, वो सॉइल कौन सा प्लास्टिसिटी इंडेक्स शो करेगा, तो स्लाइट प्लास्टिक होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बड़े इसके ऊपर नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है कि इसके ऊपर एक बड़ा न्यूमेरिकल आया जा सके। तो आपको जब भी ये पढ़ना है, आपको पढ़ना है थ्योरी के लिए, क्योंकि 4 मार्क्स का आपको थ्योरी पूछेगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के अंदर में, जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर में हो सकता है कि एक टॉपिक लिख देगा कि व्हाट इज़ इंडेक्स प्रॉपर्टी, उसके अंदर में किसी 1-2 को पूछ लेगा 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। अब वो कौन सा पूछेगा वो पता नहीं, हो सकता है कि वो आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछ ले, हो सकता है आपको श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट पूछ ले, तो वो क्या पूछेगा ये नहीं पता। तो आपको सारे ही इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसमें इतना ही चीज़ लिखे हैं जितना आपको सफिशिएंट हो जाएगा एसबीटी के हिसाब से। और नॉलेज को तो आपको सिर्फ आपको एक फॉर्मूला और ये टेबल याद रखना है, 2 चीज़ याद रखेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इट इज़ द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओवर विच ए सॉइल एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी। ये वो रेंज है जिसके अंदर सॉइल प्लास्टिसिटी शो करता है। इट इज़ इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ये इसका फॉर्मूला है,
लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो वाटर कंटेंट है वो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताता है। सारी चीज़ें यहाँ लिख दी गई हैं। IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, WL क्या है, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, WP क्या है, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। अब आपको कभी भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ये स्पेशली यहाँ पे हम आपको मेंशन कर दिए हैं। क्यों नहीं हो सकता है, इसी वजह से नहीं हो सकता है। ये आपका ग्राफ है, इस तरह से है। आपको यहाँ पे श्रिंकेज है, यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे लिक्विड है। तो लिक्विड लिमिट का वाटर कंटेंट हमेशा आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू है, और प्लास्टिक लिमिट का वाटर कंटेंट हमेशा कम वैल्यू होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट मर्ज कर जाएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये गैप जो है ये लिक्विड श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट कभी प्लास्टिक लिमिट के पहले आ नहीं सकता है। प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना कि पानी मिला रहे हैं तो पहले कुछ प्लास्टिक बनेगा और पानी मिलाएंगे तभी तो लिक्विड की तरफ फ्लो करेगा ना। तो इसका मतलब है कि वो वाटर कंटेंट हमेशा PL के बराबर होगा या PL से ज़्यादा होगा। कोई ऐसा सॉइल हो सकता है जो पानी मिलाते मिलाते प्लास्टिक बिहेवियर शो ही ना करे, इसका मतलब है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है। सीधे प्लास्टिक लिमिट आया और यही वाला वैल्यू से लिक्विड लिमिट आपका शुरू हो गया, मतलब पानी सॉइल यहाँ से बहना ही शुरू हो गया, प्लास्टिसिटी शो ही नहीं किया, तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा, 0 हो सकता है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो वो 99 तक आपका हो सकता है, 100 भी आपका हो सकता है कि आपका कोई सॉइल लिक्विडिटी शो ही नहीं कर रहा है, वो पूरा प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, तो भी आपका क्या होगा कि ये वाला जो है ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा आपका लिक्विड लिमिट। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये 0 से लेकर 99 के बीच में कोई भी वैल्यू प्लास्टिसिटी इंडेक्स का आपका दिखा सकता है। ठीक है, अब ये इसके बीच में कहाँ पे लाई करेगा, तो वो इसी टेबल में लाई करेगा। ये सारे वैल्यूज़ को एकदम बाय हार्ट याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे आप इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको कोई आइडिया नहीं है, सब कुछ याद रखिए। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं तो रटने का बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आते चला जाएगा, दोबारा कभी देखिएगा याद हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू 0 है तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन प्लास्टिक। ऑब्वियसली लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट मर्ज कर गया है, पानी उसके बाद फ्लो ही होने वाला है, तो प्लास्टिसिटी 0 मतलब नॉन प्लास्टिक, खत्म हो गया। ग्रेटर देन 40 रहेगा तो वेरी हाई हो गया। ये दोनों याद रखना बहुत आसान हो जाता है कि 0 से कम है और 40 से ज़्यादा है, इतना याद रख लीजिए, तो ये वेरी हाई और नॉन प्लास्टिक आ जाएगा। रह जाएगा ये बीच का ये 4 चीज़। अब इसी को याद करने के लिए किसी भी तरह से याद रख लीजिए। वेरी हाई, उससे कम हाई होता है, उससे कम मीडियम होता है, उससे कम लो होता है, लो से कम क्या होता है, स्लाइट, मतलब 0 से जस्ट ज़्यादा 1 2 ये सब वाला जो वैल्यू रहेगा, इसको आप जैसे 1 to 5 को देखिए स्लाइट मान रहा है, मतलब 1 to 5 का वैल्यू है, 5 to 10 को लो मान रहा है, 10 to 20 मीडियम, 20 to 40 हाई। तो इसको 5-5 के इंटरवल में करके याद कर लीजिए कि ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, इस तरह से करके याद कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आसानी से आपको ये टोटल 6 पार्ट है, ऊपर और नीचे वाले को हटा दीजिए, 4 बचा, 4 में स्लाइड के बाद लो मीडियम हाई, सिंपल सा फंडा है, ये याद हो जाता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक तो आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ नहीं है। हम क्योंकि आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे, अगर एग्ज़ाम में बाई चांस जो नहीं लिखा हुआ है और अगर उसके अंदर से भी वो पूछ लेता है, उसको भी वो अगर सिलेबस में कंसिडर करता है, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये होती है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लायक की चीज़ें होती है। तो आपके एग्ज़ाम में, आपके उसमें सिलेबस में क्योंकि सिर्फ लिखा है एटरबर्ग लिमिट्स को एक्सप्लेन करना और इंडेक्स प्रॉपर्टी को पूरा एक्सप्लेन करना नहीं लिखा है, फिर भी आप ये वाला लेक्चर जो है ये हम इसलिए बना दिए है ताकि आपको ये टोटल नॉलेज जो है वो एक मिल जाए। कल को आप जब बीटेक करने जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ने जाएंगे तो इसी वाले कोर्स में आपको फ़ायदा हो जाए, इसलिए 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, उससे कोई आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होने वाला है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स समझ गए। अब लिक्विडिटी इंडेक्स हमको बताता है सेम वही चीज़, सॉइल का बिहेवियर से ही हम लोगों को सब कुछ पता चलेगा इससे, लेकिन अब ये क्या करता है, इसके पास अपना फंडा है। अपना फंडा क्या है कि अगर मेरा सॉइल, आपको यह पता था कि यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट है, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट है। अगर आपका सॉइल लिक्विड लिमिट से ज़्यादा वाटर कंटेंट आपके सॉइल में उस समय मौजूद है जिसको आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर इसका फंडा ये है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सही भी है, क्योंकि अगर आपका सॉइल में लिक्विड लिमिट्स के जितना वाटर कंटेंट आ गया है, इतना वाटर कंटेंट है कि आपका सॉइल फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है, तो इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए तो वो वैसे भी सुटेबल नहीं है ना। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग,
हम लोग सॉयल के बारे में सिर्फ इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का काम जैसे ही लिक्विड लिमिट से ज़्यादा का वाटर कंटेंट मिला कि हम लोगों का काम खत्म हो जाता है, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स को भी उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ही आपका लिक्विड लिमिट से कम का आपका वाटर कंटेंट रहेगा, चाहे यहाँ से ले करके वो यहाँ तक का रहे, सिंकेज लिमिट से लेके लिक्विड लिमिट के बीच का रहे, तो आपके सॉइल में कुछ अलग अलग बिहेवियर शो करेगा और वो अलग अलग बिहेवियर को भी बताता है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स। जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताया वैसे ही आपको लिक्विडिटी इंडेक्स भी बताता है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है आपको वाटर कंटेंट जो नेचुरल वाटर कंटेंट है माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट को प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। कई बुक्स में इस तरह से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख दिए। तो ये वाला आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम उससे बात करें, अगर डेफिनेशन पढ़िए, कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूला के बारे में लिखा है कि द लिक्विडिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय स्केलिंग द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। नेचुरल वाटर कंटेंट को प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट से इस तरह से रिलेट किया जाता है लिक्विडिटी इंडेक्स के फॉर्मूला में। और वो फॉर्मूला क्या है? लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू W माइनस PL डिवाइडेड बाई LL माइनस PL। अब इस फॉर्मूला को मैथमेटिकली समझिए, W माइनस PL डिवाइडेड बाई LL माइनस PL। अगर ये W इस चार्ट के हिसाब से देखिए, अगर मेरा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है मेरे लिए, इंजीनियरिंग के लिए लिक्विड लिमिट तक जा सकता है। अगर ये लिक्विड लिमिट पहुँच गया तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू 1 का वैल्यू आ जाएगा। अब क्योंकि मेरा सॉइल लिक्विड लिमिट पे पहुँच गया है तो 1 या इससे ज़्यादा का जो भी, अगर लिक्विड लिमिट से ज़्यादा का जो भी वाटर कंटेंट हमको मिलता है मेरे किसी काम का नहीं है। उसी तरह से इस चार्ट के भी किसी काम का नहीं है। जैसे ही आपको 1 या उससे ज़्यादा 1.1 1.2 का मिलेगा, मतलब ये अगर हम इसको वैल्यू दे दें, श्रिंकेज लिमिट को बोल दें हम 20, लिक्विड लिमिट को हम बोल दें 40, प्लास्टिक लिमिट को हम बोल दें 60। अगर मेरा प्लास्टिक लिमिट को हम बोल दें 40 और लिक्विड लिमिट को बोल दें 60। अगर मेरा वाटर कंटेंट 62% है तो 60% भी तो मेरा सॉइल लिक्विड की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। तो 62% भी अगर हम रखेंगे तो मेरा 1.01 1.02 इस तरह से हमको वैल्यू मिलेगा। तो चार्ट कहता है कि अगर ग्रेटर देन 1 निकला लिक्विडिटी इंडेक्स तो वो लिक्विड हो गया। कितना लिक्विड है उससे कोई मतलब नहीं है, लिक्विड सारा लिक्विड ही होता है। फिर चला गया फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो एक बार लिक्विड हो गया, एक बार शेयर फोर्स आप लगा दिए, वो फ्लो करना स्टार्ट किया तो फ्लो करता रहेगा जब तक उसको स्टॉप नहीं किया जाएगा। तो वो मेरा हो गया लिक्विड। अब उसके आगे का डिस्कशन नहीं करना है। अगर 1 से कम वैल्यू आता है तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या होगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कहीं पे लाई करेगा। श्रिंकेज लिमिट से लेकर के प्लास्टिक लिमिट के बीच में वो हमको बताएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी है सॉइल मेरा कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अब ये लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर आपका सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से कम हुआ, ग्राफ के हिसाब से वो कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ लाई कर सकता है। लिक्विड लिमिट से कम है मतलब यहाँ से लेकर के कहीं भी लाई कर सकता है। मान लीजिए अभी वो यहाँ लाई करता है, वैल्यू हो गया मान लीजिए मेरा 50% मान लेते हैं। तो ये 40 है, ये 60 है, बीच में लाई कर रहा है तो 50% है। अब आप इस फॉर्मूला में आइए, ये लिक्विड लिमिट कितना हो जाएगा 50 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना है 40 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिक्विड लिमिट है आपका 60 और यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट है 40। मतलब ये कितना हो जाएगा 10/20, मतलब 0.5 हो जाएगा। आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ सेंटर पे लाई कर रहा है ना, 50% है तो 0.5 का वैल्यू निकल के आ गया। इस चार्ट के हिसाब से देखिए, 0 से ग्रेटर है तो सेमी सॉलिड है, सॉरी लेस देन 0 है तो सेमी सॉलिड है, 0 से लेके 0.25 है तो स्टिफ है, मतलब थोड़ा सॉलिड की तरह, मतलब सेमी सॉलिड से थोड़ा अब वो क्या है हल्का लूज हुआ है लेकिन अभी भी क्या है स्टिफ है। 0.26 से 0.5 तक जाता है तो वो मीडियम स्टिफ है, 0.51 से 0.75 तक जाता है तो सॉफ्ट है, 0.76 से 1 तक जाता है तो वेरी सॉफ्ट है, और जैसे ही ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो लिक्विड हो जाता है मेरा वैल्यू। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे मेरा लिक्विड हो जाता है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, आपका अगर लिक्विड लिमिट से जस्ट पहले हम वैल्यू लेते तो आप समझ सकते हैं कि आपका सॉइल क्या रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता, ऑलमोस्ट फ्लो करने वाला है मगर फ्लो नहीं किया है। थोड़ा और पानी कम रहता तो थोड़ा कम सॉफ्ट रहता, थोड़ा और पानी कम रहता तो मीडियम स्टिफ हो जाता, और कम रहता तो स्टिफ हो जाता, और कम रहता तो सेमी सॉलिड आ जाता। अगर आपका प्लास्टिक लिमिट से भी कम पानी हो गया, यहाँ तक आ गया, मान लीजिए 20 है श्रिंकेज लिमिट, मान लीजिए वैल्यू मेरा 25% आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 25
अगर इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, लिक्विड लिमिट यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट वाला वैल्यू है, तो नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है 25% है, तो 25 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना है 40 डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 60 माइनस 40, ये वैल्यू क्या हो जाता है -15/20। कुछ भी होता नेगेटिव में वैल्यू आता, लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी इंडेक्स नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है कि लिक्विडिटी इंडेक्स आपको या पूछ देगा इसमें से कौन नेगेटिव हो सकता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, और आपको बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज पूछ लेगा इस तरह से एसबीटी में। तो आपको पता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लिक्विडिटी इंडेक्स हो सकता है। तो जीरो से कम का जो भी वैल्यू यहाँ पे निकला -15/20 निकले या कुछ भी निकले, वो सेमी सॉलिड आ गया। लॉजिक भी है, प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू हम 40% बताए, 40% से कम जो भी है वो क्या है, सेमी सॉलिड जोन में ही तो लाई कर रहा है ना। ये जोन मेरा क्या था, सेमी सॉलिड जोन था, ये जोन मेरा प्लास्टिक जोन था, ये लिक्विड जोन था, ये सॉलिड जोन था। तो दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, ये वैल्यूज़, ये फॉर्मूलाज, ये चार्ट, ये अपने आप में सब कुछ आपस में रिलेट करता है। बस इसका क्लैरिटी होना चाहिए। लेक्चर को एक बार नहीं देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए कि सॉइल किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक बार हिंदी में स्टोरी को समझ जाइएगा, अपने आप फॉर्मूलाज याद करने में रिलेशन का आसानी हो जाएगा। अदरवाइज ये इतना सारा फॉर्मूला है कि याद नहीं रह पाएगा, इतना सारा टेबल है कि याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में स्टोरी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब एक टर्म आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब ये क्या है, ये भी एक तरीका है निकालने का, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें क्या है, मैथमेटिकली देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब पहले क्या हो रहा था कि आपका वाटर कंटेंट माइनस, अभी आप क्या कर रहे थे, प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, एक दूसरा पैरामीटर है इंडेक्स प्रॉपर्टी का, उसमें क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब इन दोनों को आप देखिए, इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम जोड़ दें, अगर ये मेरा था पीछे प्लास्टिक लिक्विडिटी इंडेक्स वाला फॉर्मूला, प्लस हम इसको क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट यहाँ आ जाएगा। यहाँ W माइनस PL प्लस LL माइनस W, तो W माइनस W कट गया, ये क्या बचा, माइनस PL इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, तो ये क्या बचा, LL माइनस PL डिवाइडेड बाई LL माइनस PL इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या निकला, निकला कि अगर हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये IC गलत लिख दिए, ये CI नहीं लिख के ये ऐसे लिखा जाता है IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IL लिक्विडिटी इंडेक्स, तो IL प्लस IC हमेशा बराबर 1 होता है। ये पैरामीटर याद कर लीजिएगा, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इस फॉर्मूला में, यहाँ लिखे हुए हैं। इफ W इज इक्वल टू द लिक्विड लिमिट द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0। अगेन इफ W इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स देन कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे एक लाइन हम और ऐड कर देंगे कि सम ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव में, कि आपको कोई एक चीज़ बता देगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स बता देगा कि 0.4 है, बोलेगा लिक्विडिटी इंडेक्स कितना है, 0.6 है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स बता देगा 0.9 है, लिक्विडिटी इंडेक्स कितना है, 0.1 है। ये रिलेशन याद रहेगा तो डायरेक्टली निकल जाएगा। अदरवाइज आप सोचेंगे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स गिवन है, आप यहाँ पे पुट करना चाहेंगे, बाकी चीज़ें आपको दिया ही नहीं है, ये रिलेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी क्या है, एक पैरामीटर है, सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में कोई थ्योरी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है, दिया भी नहीं होता है आपके, जब BC पूर्णिया बुक में ही नहीं दिया है तो आप समझ जाइए कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, मैथमेटिकली पता होना चाहिए बस कि एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है, सॉइल को नापने का एक पैरामीटर है, इसका कोई टेबल नहीं है। ठीक है, अब टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स क्या बता रहा है कि आपका सॉइल जो है वो कितना, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि हार्ड है। एक पैरामीटर यही है आपका कि अगर फ्लो नहीं कर रहा है, अगर फ्लो कर रहा है सॉइल तो आप कह सकते हैं ना कि हार्ड नहीं होगा, टफ नहीं होगा। अगर फ्लो नहीं कर रहा है सॉइल, श्रिंकेज लिमिट से भी कम है बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि वो टफ होगा। मतलब सॉइल को हम प्लास्टिसिटी के टर्म में बोले, सॉइल को हम लिक्विडिटी के टर्म में बोले, सॉइल को हम कंसिस्टेंसी के टर्म में बोले, सॉइल को हम टफनेस के टर्म में भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको जानना क्या है। तो टफनेस इंडेक्स एक पैरामीटर होता है, क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स।
फ्लो इंडेक्स कहाँ से निकाले, कैसेग्रांड अपरेटस से। लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू आता है वही हम लोगों का निकल के आता है, जो हम लोग लॉग वाला फॉर्मूला देखे थे वो वहाँ से निकाले हम लोग फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई फ्लो इंडेक्स, यही आपको है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि टफनेस इंडेक्स का वैल्यू कितना है। अब टफनेस इंडेक्स के हिसाब से एक टेबल होता है, अभी फिलहाल आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके थोड़े से लेवल जो है वो फिर ज़्यादा होते चला जाएगा। ठीक है, सब चीज़ का अंदर में कुछ बहुत सारा डिटेल्स है जो अभी हम नहीं बता रहे हैं, डिप्लोमा लेवल पे हम सिर्फ वहाँ तक ही उसको सीमित कर दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस से बहुत बियॉन्ड चले जाएंगे। लास्ट टॉपिक जो आपका आज का होता है, ये इस वाले पॉइंट का जो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका एक्टिविटी। इसके बाद फिर चले जाएंगे हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्टिविटी क्या होता है, आपका जो क्ले है उस क्ले में आप जैसे ही पानी मिलाते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है स्वेलिंग, कि वो स्वेल कर सकता है। अब वो स्वेलिंग कब होगा, जब क्ले का पार्टिकल कुछ अमाउंट में होगा। वो अमाउंट कैसे पता चलता है, वो एक्टिविटी से पता चलता है। एक्टिविटी अगर इनएक्टिव है तो सॉइल आपका स्वेलिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हुआ भी तो थोड़ा सा होगा। आपका एक नॉर्मल क्ले हो सकता है, एक इनएक्टिव हो सकता है और एक एक्टिव हो सकता है। मतलब ये एक लाइन है नॉर्मल क्ले का, इधर आपको क्या है इनएक्टिव है, इधर आपको क्या है हाईली एक्टिव है। ये वाला सॉइल जो है ये नॉर्मल क्ले है। अब इसी का आपको एक टेबल है, ये वाला टेबल। जो नॉर्मल क्ले है वो क्ले है जिनका एक्टिविटी 0.75 से 1.25 के बीच में लाई करता है। 1 से 0.25 पहले और 1 से 0.25 बाद, 1.25, ये इतने जोन तक के बीच में जो एक्टिविटी का वैल्यू लाई करेगा वो सॉइल क्या कहलाएगा, नॉर्मल क्ले कहलाएगा। इससे कम अगर एक्टिविटी है तो इसको बोला जाएगा इनएक्टिव, कि पानी डालने पे ये स्वेल नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। और इससे ज़्यादा जिसमें एक्टिविटी होगा इसका मतलब है कि वो होगा हाईली एक्टिव। उसमें क्या होगा, पानी थोड़ा सा मिला और सॉइल का वॉल्यूम 2 गुना हो गया। अभी क्ले के बारे में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा भी आइडिया नहीं होगा, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो वाला रीजन है ना, वहाँ पे क्ले सॉइल ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे आपको इरिगेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़े से पानी, और खास करके बिल्डिंग जो बनाना है ना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़े से पानी में सॉइल क्या कर रहा है, स्वेल कर जा रहा है। अब फाउंडेशन बनाना है वहाँ, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जनरल टर्म में जो नॉर्दर्न इंडिया के जो लोग हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट समझ में नहीं आता कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जिनके तरफ होता है उनको पता रहता है कि कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो सॉइल का टफनेस इंडेक्स और एक्टिविटी ये पता रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत जगहों पे। इसलिए ये पढ़ाई में आपको हर तरफ का पढ़ाया जाता है कि आप किधर जॉब करेंगे आपको ये सारे नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक्टिविटी को भी लाइटली नहीं लेना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आता है इसके अंदर से कि कोई सॉइल, जैसे अब कोई हाईली एक्टिव क्ले है, कौन सा है हाईली एक्टिव क्ले, उसका एक नाम है मॉन्ट मोरेलोनाइट। मॉन्ट मोरेलोनाइट ये एक नाम है क्ले का, एक पार्टिकुलर टाइप के क्ले का नाम है। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसमें थोड़ा सा पानी में ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्वेलिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये फ्लो करने लग जाता है। इनएक्टिव क्ले होता है काओलिनाइट। ये क्या होता है, ये आपको बिल्कुल सुस्त है, एक तरह से इसमें पानी मिलाए तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है। और एक होता है आपको इलाइट, ये क्या होता है, नॉर्मल क्ले होता है। तो आपके लिए ये दोनों थोड़ा बेहतर है, ये आपके लिए बिल्कुल ख़राब है। अब एक्टिविटी का थ्योरी पढ़िए। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द लाइन कोरस्पॉन्डिंग प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोमीटर। मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज फाइनर, मतलब कि आपके सॉइल में कितना परसेंटेज फाइन पार्टिकल्स स्पेशल टाइप के मौजूद हैं, जो क्ले में जो एक पार्टिकुलर टाइप का होता है। या फिर आप समझिए कि आपका क्ले का जो परसेंटेज है आपका वेट में आपके सॉइल के अंदर में वो कितना है, ये आप निकालें और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालें, इसका एक चार्ट बनाए। वो एक ऐसा करके चार्ट आता है, अभी हम आपको नहीं बताएं क्योंकि उसका कोई उसमें अभी बताने का मतलब नहीं है। इसका जो स्लोप होता है, स्लोप क्या निकलेगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या निकलेगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा। बेस में क्या निकलेगा, परसेंटेज वेट ऑफ क्ले। इसका जो आपका स्लोप निकल के आता है यही आपका निकल करके आता है एक्टिविटी। ये कौन बताया, स्केम्पटन बताया। और स्केम्पटन साइंटिस्ट जो है, ये आप पढ़ेंगे जब आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग में देखेंगे ना, तो आप देखेंगे स्केम्पटन का एक आपको इक्वेशन आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में भी, वही ये साइंटिस्ट स्केम्पटन है। इन्होंने बताया कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स का परसेंटेज क्ले के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर आपका परसेंटेज क्ले साइज बढ़ेगा तो टोटल एक्टिविटी घटेगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज क्ले बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो ये नहीं हो सकता है कि जितना बड़ा पार्टिकल्स होगा उतना कम एक्टिविटी होगा, जितना मतलब वेट में जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा उतना कम एक्टिविटी, जितना कम पार्टिकल्स उतना ज़्यादा एक्टिविटी। नहीं, फिर तो ये डेफिनेशन ही उल्टा हो जाएगा ना। जो हम आपको बताया कि जितना ज़्यादा क्ले रहेगा उतना ज़्यादा वो उसमें एक्टिविटी होगा, फ्लो करने का चांसेस रहेगा, जितना कम क्ले रहेगा उतना कम एक्टिविटी रहेगा। ये चीज़ कैसे वैलिड होता है, वो इस स्केलेटन के एनालिसिस से वैलिड होता है, जो बता रहा है कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन होता है, ये बढ़ा ये भी बढ़ेगा। इसीलिए ये वाला लॉजिक को, यहाँ जो मैथमेटिक्स का लॉजिक होता है कि डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो टोटल वैल्यू हम लोगों का कम निकल करके आएगा, उसको यहाँ से हटा देना है, तभी आपको ये वाला एक्टिविटी का जो टेबल है वो सही से याद रहेगा कि आपको 1.25 से ज़्यादा होने पे एक्टिव हो जा रहा है और 0.75 से कम होने पे इनएक्टिव हो जा रहा है। वो चीज़ आपको ऐसे ही याद रहेगा जब आप इस लॉजिक को याद रखेंगे जो स्केलेटन बताया था अपने एनालिसिस में। लंबा चीज़ होता है, हम नहीं एक्सप्लेन किए हैं, बस फॉर्मूला याद रखिए। पूछ लिया अगर तो फॉर्मूला पूछेगा, पूछ लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, परसेंटेज वेट बता देगा कि 20% आपको ये पार्टिकल्स है, या आपको वेट बता देगा कि आपका कितना है, और आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू बता देगा, आपको पूछेगा एक्टिविटी कितना है, तो उससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपका 1 से लेकर के 7 तक का जो वैल्यू होता है, मतलब 1 से ज़्यादा जितना 1.25 से ज़्यादा जितना भी वैल्यू होता है वो मोंट मोरेलेनाइट का होता है, 0.75 से जो कम होता है वो काओलिनाइट का होता है, और आपका 0.75 से 1.25 का जो रेंज है ये आपका इलाइट के लिए होता है। मोंट मोरेलेनाइट हाईली एक्टिव है, काओलिनाइट लीस्ट एक्टिव है, और इलाइट जो है वो मीडियम एक्टिव है या फिर नॉर्मल एक्टिव है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। एक्टिविटी फैक्टर गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइप एंड इफेक्ट ऑफ क्ले मिनरल इन अ सॉइल। एक सॉइल में कितना परसेंटेज में क्ले है उस वो आपको बता देगा आपको एक्टिविटी वाला वैल्यू कि उससे क्या इफेक्ट होने वाला है। क्ले मिनरल्स विथ काओलिनाइट हैव लो एक्टिविटी बता दिए, वेयर एज दो सॉइल्स विथ मोंट मोरेलेनाइट विल हैव ए हाई एक्टिविटी वैल्यू। इलाइट के बारे में यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप ऐड कर लीजिएगा या हम नोट्स में ऐड कर देंगे। एक्टिविटी इज यूज एज एन इंडेक्स फॉर आइडेंटिफाइंग द स्वेलिंग पोटेंशियल, स्वेलिंग पोटेंशियल ऑफ क्ले सॉइल्स। क्ले सॉइल में स्वेलिंग होगा कि नहीं, पानी ऐड करते ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, ये वैल्यू आपको बताता है एक्टिविटी। अगर हाईली एक्टिव सॉइल है तो पानी डालते ही उसमें प्रॉपर्टीज चेंज होगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, तो यही है ये एक्टिविटी। इसके साथ ही आपका जो कंसिस्टेंसी वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे आज आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नया टॉपिक आपका आएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर रहेगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा का डिस्कशन होगा। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सीव एनालिसिस आपको पढ़ना है तो सीव एनालिसिस समझेंगे, और फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है उसको आपको इसलिए जानना है, उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कर्व भी बनाना होगा अलग अलग टाइप का और एक्सप्लेन भी करना होगा उसको। ये सारी वाली चीज़ें नेक्स्ट वाले क्लास में रखेंगे। आज वाला लेक्चर छोटा ही है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक्स है ये मे बी आउट ऑफ द सिलेबस जा सकते हैं या मे बी आपके सिलेबस में रह सकते हैं। अभी तक प्रीवियस ईयर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इन सब टॉपिक से देखा नहीं गया है, इसीलिए अभी हम आपको मे बी लगा रहे हैं। 1-2 सालों में क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ वो कभी नहीं पूछ रहा है, मतलब है कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि सिलेबस अब हर 2-3 साल में रिवाइज हो जा रहा है, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए पूछा नहीं गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे टॉपिक्स से आधा घंटा का एक लेक्चर 45 मिनट का लेक्चर होता है, उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए SSC JEE के लिए आपको ये एडवांस में प्रिपेयर कर देगा। ये वैल्यू अगर आप नोट डाउन करके, ये PDF अगर आप अपने पास रखेंगे डाउनलोड करके, ये आपको आगे जाकर के बहुत काम आएगा। आप पहले पढ़े हुए होंगे, दोबारा आप सुनेंगे कहीं से कि जहाँ पे आप कोचिंग करेंगे वहाँ से आपको आसानी से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का सारा डिस्कशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोग 3 पार्ट पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में, आज पढ़ लिया आपका लगभग 5 पार्ट हम लोग पढ़ लिए। लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स और एक्टिविटी, ये हम लोग आज डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल जो सारी चीज़ों से छोटा छोटा जो न्यूमेरिकल बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप से, वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो लगभग 2 लेक्चर अभी के बाद से आपका इस यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर देगा। फिर हम लोग परमिएबिलिटी में जाएंगे। फिर परमिएबिलिटी भी आपको बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्कशन नहीं है। 4-5 लेक्चर में मेरे हिसाब से परमिएबिलिटी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें डिस्कशन होता है। कोई बहुत इस यूनिट 2 के जैसा अब लेंदी आपको कोई यूनिट नहीं मिलेगा। अब यूनिट 3, 4 ये सारे जो हैं वो एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में है, वो होपफुली आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ से नहीं लगना चाहिए।
तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।